सुप्रभात बच्चों। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पाए जाने वाले जीवों में होने वाले जनन के बारे में, पादपों के बारे में, के पुष्पों आवृतबीजी पौधों के जनन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के विकसित होने तथा उनके अंदर पाए जाने वाले अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। इसके बारे में आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। अब उसके बाद इस ग्राफ के द्वारा उसके बारे में हम और स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिसके आवृतबीजी पौधों में सर्वप्रथम बात आती है, इसमें हमारा क्या बनता है? पुष्प बनता है। तो पुष्प में हमारे एक लिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं। ठीक, तो इनके अंदर एक लिंगी हो या द्विलिंगी पुष्प हो, तो द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है? नर तथा मादा दो युग्मक बनते हैं, जिसमें नर युग्मक में हमारे क्या होता है? लघु बीजाणु ठानियां पाई जाती हैं, जिससे हमारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु का परागकणों का निर्माण करते हैं, जो कि आगे परागण प्रक्रिया के रूप में दर्शाते हैं। तथा अब इसके बाद करते हैं हम बात मादा युग्मकों की। तो मादा युग्मक में आप लोगों को पता है कि इसमें ओवरी या अंडाशय पाए जाता है, अंडक पाए जाते हैं। यह मादा युग्मक आगे गुरु बीजाणु ठानियों के अंतर्गत गुरु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ये गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप मादा युग्मक या भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। ये भ्रूण कोश परागण की पहले की प्रक्रिया के फलस्वरूप परागकण मतलब नर युग्मक वर्तिकाग्र पर, यहाँ पे मादा युग्मक के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमारी निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तथा इसके बाद ये मादा युग्मक आपस में पहले यहाँ तक हमारा फर्स्ट निषेचन पहली निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर इसके बाद हम आते हैं द्विनिषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसमें ये परागकण पर इस वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने के लिए अपने को डेवलप करता है। तो इसके पहले थोड़ा सा इस ग्राफ को देखें, जिसमें हमारे 8 सेल बनते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 2। तो ये 3 उस परागकण को अंदर प्रवेश करने के लिए, अंडाशय तक जाने के लिए रास्ते का निर्माण करते हैं। तथा बाकी 3 सेल नीचे जब बीज बनता है तो उसके पोषण के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने आगे देखा है कि यह परागकण इसमें निषेचन की प्रक्रिया के लिए अंदर आता है, तो ये रास्ता बनाते हैं, एक पाइपलाइन संरचना या पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जो कि भ्रूण अंडाशय में प्रवेश करता है। तथा यह निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बीजांडों में द्विनिषेचन में आ जाते हैं हम। तो द्विनिषेचन में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया के बाद यह बीजांडों मतलब बीजों को निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं धीरे धीरे। ये बहुत सारे आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तथा नर तथा मादा युग्मक मिल जाते हैं, तथा जिसके फलस्वरूप ये इन अवस्थाओं से होते हुए फल और बीजों का निर्माण कर लेते हैं। तथा यही प्रक्रिया कंटिन्यूटी होती रहती है। आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुष्प से नर युग्मक में लघु बीजाणु धानियां पाई गई। ये लघु बीजाणु धानियों में हमारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होना शुरू हुआ, जिसमें 3 परागकणों के लघु बीजाणुओं की जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण हुआ। ये परागकण आते हैं हमारे वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र तक पहुंचने से पहले मादा युग्मक को देखते हैं। ये मादा युग्मक गुरु बीजाणु धानियों में अंडाशय में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना शुरू होता है, जिसमें गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोश के निर्माण होने के बाद इसमें 8 सेल होती हैं, जिसमें से 3 ऊपर और बीच में मध्य में
में मादा युग्मक रहता है, जिसके द्वारा वह इस परागकण को अंडाशय तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाती है तथा ये परागकण इसके अंदर प्रवेश कर निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है तथा इसके बाद यह आपस में प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया आपस में क्या करते हैं, विभाजन करना शुरू करते हैं, क्योंकि विभाजन अगर किसी मनुष्य में नहीं होता है तो इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, एक बीजों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये निरंतर कई स्टेजों से होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इसमें होता क्या है, ये एन माने जाते हैं, ये क्या माने एन एक अवृत्त है, लेकिन ये यहाँ पे आने पे ये क्या हो जाता है 2n था, ये आपस में फिर प्रक्रिया करके 3n मतलब 3 अवृत्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे क्या होता है निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तथा हमारे फिर फल भी तैयार हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम कि हमारे कितने प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं और कौन कौन से आकृतियां पाई जाती हैं, तो हम उनको बाय ग्राफ दिखा रहे हैं आप लोगों को। बीजांडों के प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है वह होता है हमारा आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस बीजांड की बात करते हैं तो वह इस प्रकार की संरचना को दर्शाते हैं, जिसमें माइक्रोफोर, एम्ब्रियो, चिलेजा, निमिकल इत्यादि पाए जाते हैं तथा माइक्रोफोर इसमें क्या होता है ऊपर, दूसरा भाग इसका होता है एम्ब्रियो या भ्रूण जिसको कहते हैं, तीसरा भाग होता है चिलेजा और लास्ट में ये पूरा हुआ भाग होता है आपका, यह होता है आपका फ्यूनिकल। ठीक, अब इसके बाद दूसरा प्रकार जो होता है वह होता है आपका एनाटोपस। एनाटोपस की बात करते हैं तो यह जस्ट उल्टा होता है, इसमें आपका इसमें चिलेजा आपका सबसे ऊपर होता है तथा इसमें माइक्रोफोर जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं।
ठीक। तथा इंद्रियों आपका बीच मध्य में पाया जाएगा, आपको पता ही है कि बीच में रहते हैं दोनों। अब इसके बाद तीसरा आता है आपका हेमिटोपस। हेमिटोपस में ये इस तरीके की संरचना आपस में बनाते हैं। ठीक, आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि लेजा यहाँ पे हो गया, माइक्रोफोन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आपका होगा चलेगा। ठीक, इस तरीके से यह बना होता है। फिर चौथा आता है आपका एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस की बात करते हैं तो इसमें एक अलग तरीके से बनता है, जिसमें कि यह संरचना आपकी पाई जाती है एम्फिट्रोपस में। एक और लास्ट में होता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस की बात करते हैं आप तो इसमें इस प्रकार की संरचना आपके सर्सिनोट्रोपस में पाई जाती है। अब हम लोग कल अगली कक्षाओं में नर युग्मकों के जन्म के प्रचलित बीजाणुओं में उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनकी व्याख्या करेंगे तथा उनके बारे में जानेंगे। जब से आप लोग इन चीजों की नोट्स अपने पास बनाते रहिए।